हेलो। वेल, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को बेटा? वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आ, रिवीजन में मज़ा आ रहा है आपको? सबको सब रिकलेक्ट हो रहा है? जो हमने खुद चार्ट ड्रॉ किए थे, आपने भी ड्रॉ किए थे मेरे साथ, तो आपको पूरा रिकलेक्ट हो रहा है ये रिवीजन में? यस और नो? बोलिए फटाफट। रिकलेक्ट हो रहा है ना? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो आज हम टाइम ऑफ सप्लाई इसका रिवीजन करेंगे, और वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है दोस्तों? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, हमारे चार्ट रिवीजन में टाइम ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों यहाँ अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो यस, लेवी जो है सप्लाई हमारा डिस्कशन हो चुका है। दूसरा, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, तो उसमें रिवर्स चार्ज और ईसीओ ये भी डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब कलेक्शन मैकेनिज्म, यानी गवर्नमेंट आपसे कब लेगी, तो आपकी लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो आती है जब आपका टीओएस आएगा, यानी जो मंथ में आपका टीओएस आएगा उस मंथ के ड्यू डेट में आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। डन? आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। तो चलिए, इसके बेसिस पे हम जो है टाइम ऑफ सप्लाई का डिस्कशन करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा देता हूँ जो हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 12 टॉक अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड सेक्शन 13 टॉक अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब आपका टीओएस जो है, एक तो नॉर्मल चार्ज, सेकंड रिवर्स चार्ज, ये केस में आपको फिक्स करना है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कैसे आ सकती है। नॉर्मली जो आप सप्लाई कर रहे हो, जिसे हम फॉरवर्ड चार्ज भी कहते हैं, उसको आपको जीएसटी देना है। कभी कभी आपने 93 और 94 के गुड्स या सर्विसेज लिए होंगे, तो रिवर्स चार्ज में भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपकी लायबिलिटी आपके नॉर्मल चार्ज यानी फॉरवर्ड चार्ज की होगी, तो वो सिचुएशन में आपको टैक्स कब देना है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, यहाँ पे नॉर्मल चार्ज में आपकी लायबिलिटी कब आएगी, सेक्शन 12(2) और सेक्शन 13(2). अब 12(2) की अगर हम बात करें, आई रिपीट, 12(2) की अगर हम बात करें, तो गुड्स के लिए, अब ध्यान सुनना, गुड्स के लिए आपका टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे गुड्स के लिए कब इनवॉइस दिया जाता है। गुड्स के लिए जो है यहाँ पे इनवॉइस, अगर सेक्शन 31 पढ़े जो इनवॉइस का चैप्टर है, तो गुड्स के लिए इनवॉइस यहाँ पे ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल, अगर गुड्स में मूवमेंट है। ओके, सब आपका सप्लाई गुड्स का दो टाइप का हो सकता है। एक तो आप गुड्स मूव करोगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गुड्स में मूवमेंट है। और दूसरा बेटा, ओके, गुड्स में मूवमेंट है, एक तो ये आप ले लोगे। दूसरा, गुड्स में मूवमेंट नहीं, एज सच बेसिस पे आपने सेल कर दिया, तो गुड्स में मूवमेंट है या गुड्स आपने एज सच बेसिस पे सेल कर दिया। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर गुड्स में मूवमेंट है तो आपका इनवॉइस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल होना चाहिए, और आपकी लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगी डेट ऑफ रिमूवल। और गुड्स में मूवमेंट नहीं है, आपने एज सच बेसिस पे सेल किया, जैसे मैंने बेंचेस का एग्जांपल दिया था। तो अब भाई मेरे पास बेंचेस थे और हॉल में मैंने एज सच बेंचेस किसी और को दे दिए क्योंकि मैंने वो हॉल छोड़ दिया। तो अगर आपने एज सच बेसिस पे यहाँ पे सप्लाई किया होगा, तो वो केस में डेट ऑफ डिलीवरी और मेड अवेलेबल उस दिन आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस माना जाएगा। तो इनवॉइस अगर आपने रिमूवल के पहले या डिलीवरी के पहले इनवॉइस दे दिया होगा, तो वो आपका टीओएस होगा। जिस मंथ में इनवॉइस दोगे उस मंथ में आपका टीओएस आ जाएगा। और अगर आपने इनवॉइस नहीं दिया टिल द डेट ऑफ रिमूवल और मेड अवेलेबल, तो आपका टीओएस ऑन द डेट ऑफ रिमूवल या मेड अवेलेबल उस दिन रहेगा। ठीक है? इसमें एक खास नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन 66/2017। ये नोटिफिकेशन कहता था कि गुड्स के केस में आपका टीओएस एडवांस बेसिस पे नहीं आएगा। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये नोटिफिकेशन सिर्फ गुड्स को अप्लीकेबल होता था, और गुड्स के केस में अगर एडवांस मिलता है तो एडवांस पे टीओएस नहीं आता था। ओनली
सेक्शन 12(2)(a) के हिसाब से टीओएस आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी आप गुड्स का टीओएस इशू फिक्स करोगे तो आपको सिर्फ दो डेट देखना है, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट बेसिस नहीं देखना है। ओके, ये था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन सर्विसेज सेक्शन 13 का हिसाब से टीओएस ऑफ सर्विसेज कब फिक्स होगा, इसके पहले तो हम यहाँ पे इनवॉइस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। ओके, इनवॉइस मैकेनिज्म यहाँ पे क्या, जैसे सर्विस के केस में लॉ ये कहता है, सेक्शन 31 ये कहता है आपने इनवॉइस विद इन 30 डेज, यानी जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट कर दी वहां से 30 दिन में इनवॉइस दे देना चाहिए। और बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी होगी तो वहां से 45 डेज में आपने इनवॉइस दे देना चाहिए। ठीक है, 30 दिन या 45 डेज में आपने इनवॉइस दे देना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इनवॉइस देते हो तो लॉ ये कहता है कि ठीक है, आप दो इनवॉइस के बाद पर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, मैक्सिमम टाइम 30 दिन या 45 डेज। तो अब अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो आपका टीओएस कैसे फिक्स किया जाएगा? आई रिपीट, आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो टीओएस कैसे फिक्स किया जाएगा? तो वो सिचुएशन में इन्होंने 3 क्राइटेरिया ली है, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी। क्लॉज ए के क्राइटेरिया में वो क्या कहते हैं? क्लॉज ए के क्राइटेरिया में वो कहते हैं कि अगर इंडिया में किसी भी सप्लायर ने विद इन टाइम इनवॉइस इशू किया, विद इन टाइम इनवॉइस इशू किया मतलब क्या, विद इन 30 डेज इशू किया या विद इन 45 डेज इशू किया, तो फिर उसका टाइम ऑफ सप्लाई यानी लाइबिलिटी टू पे जीएसटी उस मंथ में आएगा जिस दिन उसने इनवॉइस दिया, यानी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ख्याल रहे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ओके, यहाँ सर्विस के केस में नोटिफिकेशन 66/2017 अप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर आपको इनवॉइस इशू करने के पहले पैसा रिसीव हो गया या एडवांस रिसीव हो गया तो वो केस में आपका टीओएस रिसीव बेसिस पे भी आ सकता है अगर आपका इनवॉइस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम होगा। सेकंड, वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनवॉइस विद इन टाइम नहीं दिया, ओके, यानी 30 दिन के अंदर या 45 डेज के अंदर आपने इनवॉइस नहीं दिया। अगर आपने इनवॉइस 30 या 45 डेज के अंदर नहीं दिया तो वो कहते हैं डेट ऑफ कंप्लीशन या सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट कर दी या डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ओके, यानी एक सिंपल एग्जांपल से मैं लेना चाहूंगा कि अगर आपने 20 अप्रैल को सर्विस कंप्लीट की और 20 अप्रैल से आपको 30 दिन में इनवॉइस देना है, मतलब आपको 20 मई तक इनवॉइस देना है। अगर आपने 30 दिन के अंदर इनवॉइस दे दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, आपने 10 मई को इनवॉइस दिया तो वो टीओएस, आपने 15 मई को इनवॉइस दिया तो वो टीओएस, आपने 20 मई को भी इनवॉइस दिया तो वो टीओएस लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे या डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, अगर पेमेंट पहले आ गया तो वो भी कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इनवॉइस 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, फिर क्या हो जाएगा, टीओएस फिर इनवॉइस के लिए वेट नहीं करेगा, फिर जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई मतलब टीओएस पीछे चले जाएगा। आपने सर्विस 20 अप्रैल को कंप्लीट की थी वो या पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, उसके बेस पर यहाँ पे टीओएस फिक्स कर लिया जाएगा। अब बेटा यहाँ पे जो वर्ड है पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड की जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो पेमेंट रिसीव्ड का यहाँ 2 डेट्स आपको दिया जा सकता है। कौन सी 2 डेट आपको पेमेंट रिसीव्ड की दी जा सकती है? पहली डेट ओके, डेट ऑफ बुक एंट्री, और दूसरा यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। अब यहाँ ये है कि डेट ऑफ बुक एंट्री मतलब क्या, यानी आपको चेक मिला और आपने बुक में एंटर किया। कभी कभी प्रॉब्लम में ये 2 डेट्स अलग होती है। चेक आपको 12 तारीख को मिला, आपने बुक एंट्री की 15 तारीख को और आपका बैंक में पैसा आया 18 तारीख को, तो आपको जिस दिन चेक मिला रिसीव हुआ वो नहीं देखना है, या जिस दिन कैश आई वो नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि बुक एंट्री कब की और बैंक में रियलाइज कब किया, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो फिर डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की 2 डेट्स आ सकती है, बुक एंट्री या बैंक रियलाइजेशन, अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है। इसलिए जब भी आप सर्विस सेक्टर में टीओएस फिक्स करोगे तो प्रॉब्लम जब पढ़ोगे तो केयरफुली प्रॉब्लम ये देखना कि ये प्रॉब्लम गुड्स का है या ये प्रॉब्लम सर्विस का है। सर्विस का है तो आपकी स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंट आना चाहिए, अच्छा सर्विस का है तो पहले मैं ये चेक करूंगा इनवॉइस विद इन टाइम है क्या, यानी इनवॉइस विद इन 30 डेज या 45 डेज में है क्या। अगर इनवॉइस विद इन टाइम है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो ऐसे सिचुएशन में इनवॉइस और रिसिप्ट
आपकी दो डेट्स अगर दी होगी तो वो विच एवर इज अर्लियर, अगर इनवॉइस नॉट विद इन टाइम तो डेट ऑफ कंप्लीशन या पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर लिया जाएगा। उसके बाद में सी क्लॉज क्या है, हम सी क्लॉज के बारे में बात करेंगे। ये सी क्लॉज ये कहता है इफ नॉट अंडर ए एंड बी, मतलब आपका टीओएस ए और बी में दोनों में भी फिक्स नहीं हुआ। ऐसा कब हो सकता है कि आपका टीओएस ए और बी दोनों में भी फिक्स नहीं होगा? ऐसा बेटा तब हो सकता है जब डेट ऑफ इनवॉइस भी अवेलेबल नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट भी अवेलेबल नहीं है और डेट ऑफ कंप्लीशन भी अवेलेबल नहीं है। मेनली तीन इवेंट, इनवॉइस, पेमेंट और कंप्लीशन, ये तीनों भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर ओके आपका टीओएस क्लॉज ए या क्लॉज बी में फिक्स हो ही नहीं सकता। तो यहां पे वो क्या कहते हैं, पहले मैं रीड कर लेता हूं फिर इसका एक एग्जांपल देता हूं। ओके फिर वो क्या कहते हैं देखो, तो डेट ऑन विच रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, वो सिचुएशन में आपका जो रिसिपिएंट है, यानी ये सर्विस जिसने सर्विस सप्लाई की है उसका जो रिसिपिएंट है, ओके उसने जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में बताया उस दिन के डेट से मेरा टीओएस यहाँ पे ट्रेस हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे क्या हुआ, ओके या 31 यानी यहाँ पे इस साल में मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड की और बहुत बड़ा अमाउंट था, समझ लो 2 करोड़ का अमाउंट है और मैंने सर्विस प्रोवाइड की, ओके या सर्विस प्रोवाइड करना चालू कर दिया, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में लेकिन मैं क्या किया कि भाई 2 करोड़ का अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है और 31 मार्च तो आ ही रहा है, तो चलो ये साल में बुक नहीं करते, क्योंकि ये साल में अगर 2 करोड़ का रेवेन्यू बुक कर दिया तो उसका प्रॉफिट बुक होगा, प्रॉफिट बुक होगा तो उसका इनकम टैक्स बुक होगा, उसका मतलब मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो यार ये साल बुक ही नहीं करते, तो मैंने ना इनवॉइस दिया उसको, ना उससे पेमेंट आया 31 मार्च तक, एज वेल एज ओके ध्यान सुनना, मैंने इनवॉइस भी नहीं दिया, सामने वाले से पेमेंट नहीं आया और मैंने अपने बुक्स में कंप्लीशन भी नहीं बताया, मैंने अपने बुक्स में कंप्लीशन भी नहीं बताया, पर मेरे रिसिपिएंट ने उसके बुक्स में एंट्री कर दी इसी साल, यानी 31 मार्च के पहले मेरे रिसिपिएंट ने जो है उसके बुक्स में एंट्री कर दी कि सर्विस रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि अगर वो रिसिपिएंट जो मैंने सर्विस उसको दिया है वो अपने बुक्स में अगर प्रोविजन कर दे तो उसको उसका एक्सपेंडिचर क्लेम हो जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर पाएगा और उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, वो खर्चा बुक कर रहा है। अब देखो सिचुएशन क्या है, सप्लायर अपने बुक्स में कुछ भी नहीं बता रहा है पर रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में उसको एक्सपेंसेस बता दिया, क्योंकि उसका तो एक्सपेंसेस है जो मुझे वो सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई केस ऐसी गवर्नमेंट के सामने आ गई जहां सप्लायर नो डाउट फॉरवर्ड चार्ज, और हम टीओएस सप्लायर का ही फिक्स कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, हम टीओएस सप्लायर का ही फिक्स कर रहे हैं, लेकिन सप्लायर ने इनवॉइस भी नहीं दिया, सप्लायर ने उसका कंप्लीशन भी नहीं बताया, सप्लायर को पेमेंट भी नहीं आया, लेकिन उसके रिसिपिएंट ने उसके बुक्स में सर्विस रिसीव्ड बता दिया, ओके यानी रिसिपिएंट ने उसकी एंट्री बुक कर दी। तो ऐसे केस में यहां पे गवर्नमेंट रिसिपिएंट के बुक से सप्लायर का टीओएस फिक्स करेगी। मतलब गवर्नमेंट कहेगी देख भाई ओके तूने कुछ नहीं बताया पर तेरा रिसिपिएंट बहुत अच्छा है, देख तेरे रिसिपिएंट ने ओके बुक में एंट्री कर दी उसकी इसी साल, अगर तेरे रिसिपिएंट ने बुक्स में एंट्री कर दी इसी साल तो तेरा टीओएस ओके इसी साल आएगा बेटा, अभी फिर तू अपने बुक्स में उसकी एंट्री कर या ना कर। तो ये पॉइंट था बेटा जो हमने यहाँ डिस्कस किया। तो क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी, ये 3 तरीके हैं, अगर आप सर्विस सप्लाई करते हो तो वो केस में टीओएस फिक्स किया जाएगा। तो ये था बेटा टीओएस इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज। उसके बाद में टीओएस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, मतलब आपने कोई गुड्स खरीदा या गुड्स खरीदा और रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी है, या सर्विस खरीदी और रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी है। सबसे पहले तो हम गुड्स की बात कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा तो 9(3) में कुछ गुड्स नोटिफाइड है जहां रिवर्स चार्ज है, कैश्यू नट्स, बीड़ी रैपर ल्यूज वगैरह हमने देखा था, या चलो 9(3) छोड़ दो, 9(4) तो याद है ना। आपने अगर सीमेंट खरीदा होगा तो कंपलसरी रिवर्स चार्ज है। कौन? प्रमोटर ने अगर अनरजिस्टर्ड बंदे से सीमेंट खरीदा होगा, हमने देखा था, तो रिवर्स चार्ज है, या कैपिटल गुड्स खरीदा होगा तो रिवर्स चार्ज है। तो आपने कोई ऐसा गुड्स खरीदा जो रिवर्स चार्ज में है तो मेरा टीओएस कब आएगा? ध्यान सुनना, मेरा टीओएस कब आएगा? तो सेक्शन 12(3) के हिसाब से डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, आपको कौन कौन सी डेट लिखना है देखो। पहला आपको कुछ नहीं, सिंपल वे में डेट लिखते जाओ और विच एवर इज अर्लियर, बस खत्म। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स यानी मुझे गुड्स कब रिसीव हुआ। दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, सुनिए ध्यान से, डेट ऑफ पेमेंट, या फिर मैंने जो गुड्स खरीदा, समझ लो मैंने अनरजिस्टर्ड से सीमेंट खरीदा होगा तो प्रमोटर को रिवर्स चार्ज देना है। तो एक दिन आइदर पहला जिस दिन सीमेंट रिसीव हुआ, या सेकंड मैंने उसको पे किया होगा।
अब देखो पेमेंट की दो डेट्स आ सकती है, तो दोनों डेट लिख लेना, क्योंकि दोनों में से विच एवर इज अर्लियर ही रहेगा। तो पेमेंट की कौन सी दो डेट आ सकती है? एक तो मैं प्रमोटर हूं और मैंने जो सीमेंट खरीदा था तो मैंने उसको पेमेंट किया, उसका बुक एंट्री किया होगा, या फिर डेबिटेड टू बैंक, सुना, बुक एंट्री या डेबिटेड टू बैंक विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पेमेंट की अगर आपको दो डेट्स मिल रही होगी, बुक एंट्री या डेबिटेड टू बैंक, तो उसमें से जो विच एवर इज अर्लियर होगा वो आपका डेट ऑफ पेमेंट होगा, या फिर दोनों भी नहीं तो 31st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट ऑफ सप्लायर, आप लिख सकते हो इनवॉइस डेट ऑफ सप्लायर, यहां पे आप लिख सकते हो इनवॉइस डेट ऑफ सप्लायर। तो चलो अब समझ लो मुझे गुड्स भी नहीं है अभी तक, अब मैंने उसको पेमेंट भी नहीं किया है, ध्यान सुनना, मैंने उसको पेमेंट भी नहीं किया है, लेकिन वो सप्लायर का इनवॉइस आ चुका है, यानी वो जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है जिसने सीमेंट दिया है बेटा, ओके, जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है जिसने सीमेंट दिया हुआ है उसका मुझे इनवॉइस आ चुका है। तो जिस दिन इनवॉइस आया वहां से 31st डे जो रहेगा, यानी इनवॉइस की डेट छोड़ के आगे जो 30 दिन खत्म हो जाएंगे और 30 दिन के बाद जो 31st डे रहेगा उस दिन टीओएस हो जाएगा। मतलब मैं उसको आपको ऐसा भी पढ़ा सकता हूं कि अगर आपने 30 दिन के अंदर आपको गुड्स रिसीव हो गया होगा या 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया होगा तो आपका टीओएस डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन 30 दिन के अंदर अगर डेट ऑफ रिसिप्ट भी नहीं हुआ, डेट ऑफ पेमेंट भी नहीं हुआ और आपका 30 दिन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ इनवॉइस की डेट से, यानी सप्लायर की इनवॉइस की डेट से, तो जो 31st डे वो ऑब्वियसली वही अर्लियर आएगा, तो जो 31st डे रहेगा उस दिन आपका टीओएस आ जाएगा। ठीक है, उस दिन आपका टीओएस आ जाएगा। आगे उसमें एक प्रोविजो है, और प्रोविजो क्या है? इफ ऑल थ्री अबव डू नॉट अप्लाई, मतलब क्या, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट या 31st डे, ओके, तीनों भी अप्लाई नहीं होगा तो डेट ऑफ बुक एंट्री, जिस दिन मैं बुक एंट्री करूंगा वो ले लिया जाएगा। अब ये क्या है डेट ऑफ बुक एंट्री? समझ लो यहां पे वो जो अनरजिस्टर्ड बंदा है जिससे मैं सीमेंट खरीदने वाला हूं उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वो मुझे सीमेंट सप्लाई करने वाला है। ठीक है, अभी तक गुड्स नहीं आया, अभी तक मैंने भी पेमेंट नहीं किया और उसका इनवॉइस भी नहीं आया, पर 31 मार्च को मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन कर दिया उसका कि भाई मुझे मेरा एग्रीमेंट हो गया है, मुझे पैसा देना है, इसलिए 31 मार्च को मैंने बुक एंट्री कर दिया। पर ये तीनों इवेंट नहीं हुए और 31 मार्च को बुक एंट्री कर दिया, तो लॉ ये कहता है कि अगर आपने बुक एंट्री कर दी होगी, आपने उसका प्रोविजन कर दिया होगा, तो जिस दिन प्रोविजन किया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में उस दिन आपका टीओएस मान लिया जाएगा और रिवर चार्ज में आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये सिंपल फंडा था, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या फिर डेट ऑफ पेमेंट या फिर 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस और एनी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। और अगर ये तीनों पॉसिबल नहीं है पर आपने अपने बुक्स में प्रोविजन कर दिया होगा कि उसको पैसा देना है, तो वो सिचुएशन में यहां पे जिस दिन आपने अपने बुक्स में प्रोविजन कर दिया उस दिन आपका रिवर्स चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे सेक्शन 13(3) क्या कहता है? सेक्शन 13(3) ये कहता है कि सर्विस, अब सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज 9(3) तो हमने पूरा देखा था, जीटीए सर्विस देखा, कुछ याद आ रहा है ना, जीटीए सर्विस का चार्ट हमने देखा था, जीटीए सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस, लीगल सर्विस का, उसके बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डायरेक्टर की सर्विस, तो दुनिया भर की सर्विस हमने देखी। तो हमने अगर जीटीए सर्विस ली थी जो रिवर चार्ज में मुझे टैक्स देना है, स्पॉन्सरशिप सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट ने ली, रिवर चार्ज में मुझे टैक्स देना है, बॉडी कॉर्पोरेट ने डायरेक्टर की सर्विस ली, रिवर चार्ज में टैक्स देना है, तो मेरा टीओएस कब आएगा, कौन से मंथ में मेरा टीओएस आएगा? तो सेक्शन 13(3) के हिसाब से यहां दो ही डेट है बेटा, यहां तीन है, ध्यान सुनना, यहां 3 डेट्स है तो यहां 2 ही डेट है, डेट ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट में 2 डेट्स आ सकती है, डेट ऑफ बुक एंट्री या डेट ऑफ डेबिटेड टू बैंक विच एवर इज अर्लियर, और 61th डे, ख्याल रहे, ओके, 61th डे फ्रॉम इनवॉइस डेट ऑफ सप्लायर, इनवॉइस डेट ऑफ सप्लाई, यानी सप्लायर ने जो इनवॉइस दिया वहां से 61th डे लिया जाएगा। गुड्स के केस में 31, तो यहां पे 61th डे लिया जाएगा। बस ये 2 इवेंट है। तो अब देखो ख्याल रखना, गुड्स होगा तो यहां एक ज्यादा है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, और बाकी डेट ऑफ पेमेंट 31st डे। यहां 2 इवेंट है, डेट ऑफ पेमेंट या 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। प्रोविजो सेम है, मतलब अगर आपने 60 दिन के अंदर पेमेंट भी नहीं किया, ध्यान सुनना,
और आपका इनवॉइस भी नहीं आया, समझ लो, मतलब आपने पेमेंट भी नहीं किया और इनवॉइस भी नहीं आया, पर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 31 मार्च को प्रोविजन कर दिया, एग्जैक्टली सेम प्रोविजन। ओके, आपने 31 मार्च को अपने बुक्स में पेमेंट की प्रोविजन कर दी होगी, तो जिस दिन आपने अपने बुक्स में प्रोविजन कर दिया होगा उस दिन आपका टीओएस मान लिया जाएगा और रिवर चार्ज में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बेटा ये मैंने बहुत अच्छा टेबल बना के दिया है कि यही आपको कंपेयर हो जाता है, गुड्स का होगा तो ऐसा, सर्विस का होगा तो ऐसा। रिवर चार्ज में गुड्स का होगा तो इस तरह से टीओएस, सर्विस का होगा तो इस तरह से टीओएस फिक्स किया जाएगा ना। उसके बाद में एक्सेस अमाउंट अप टू ₹1000, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेस अमाउंट अप टू ₹1000। अब देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था और वो एग्जाम्पल मैंने आइडिया का लिया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास आइडिया का पोस्टपेड सिम कार्ड है। अब आइडिया का पोस्टपेड सिम कार्ड है, मेरा जो इनवॉइस बना है वो 1457 का बना है। ध्यान सुनना, मेरा इनवॉइस 1457 रुपये, मतलब 1457 का मेरा इनवॉइस बना है। मुझे याद नहीं है कि यार इनवॉइस आ गया आइडिया से, सप्लायर कौन, आइडिया, मैं कौन, रिसिपिएंट, इनवॉइस आ गया। अब सप्लायर ने आपको ज्यादा पैसा नहीं मांगा, ओके, सप्लायर ने आपको 1457 का पैसा मांगा। अगर आपको रेगुलर क्लास याद होगा तो मैंने पान शॉप वाले का भी एग्जांपल लिया था। पान शॉप वाले के पास गए, फिर वो आपका फ्रेंड था, उसने सिर्फ कह दिया कि पान भेज दो और 1000 रुपये का, सॉरी 2000 का नोट भेज दिया, ओके, और बाकी बैलेंस तू रख ले, बाद में देखेंगे। तो वो सेम एग्जाम्पल अप टू 1000। देखो सप्लायर ने इनवॉइस जो है 1457 का इशू किया हुआ है, ठीक है, पर आपने उसको एक्स्ट्रा दे दिया, उसने नहीं मांगा था। यू हैव मेड द एक्सेस पेमेंट। अब आपने उसको एक्स्ट्रा दिया तो उसके लिए तो वो एडवांस आ गया एक्स्ट्रा। ओके, मैंने आइडिया कंपनी को 1500 रुपए पे कर दिए, तो यहाँ पे 47 रुपीज उसके लिए एडवांस है। नो डाउट नेक्स्ट बिल में आइडिया कंपनी मुझे एडजस्ट करके दे देगी, नेक्स्ट बिल में आइडिया कंपनी मुझे एडजस्ट करके दे देगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो उसको एक्स्ट्रा मिला उसका टीओएस कब, यानी जब भी कोई सप्लायर को उसके इनवॉइस से ज्यादा पैसा मिल जाता है, जनरली वो ज्यादा पैसा नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करके देता है। ओके, नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करके देता है, तो फिर टीओएस कब आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां पे लॉ ये कहता है कि आपको अप टू 1000, आई रिपीट अप टू 1000, यहां जो है अगर एक्स्ट्रा पैसा है, लिमिट डाल दी अप टू 1000, आपको एक्सेस आया जो आप अपने बुक्स में एडवांस कहोगे, क्यों, क्योंकि आपको नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करना है, तो वो अप टू 1000 होगा। तो उसका टीओएस एडवांस पे ना क्रिएट करते हुए जब नेक्स्ट बिल इश्यू होगा, यानी जब नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करोगे तब उसका आपने टीओएस किया तो भी चलेगा और उसकी जीएसटी तब पे किया तो भी चलेगा। अब थोड़ा इसका और एक एनालिसिस करता हूं। ओके, देखिए समझता है तो ठीक, नहीं तो ओके छोड़ देना। अगर गुड्स होगा तो बेटा गुड्स के केस में नोटिफिकेशन 66/2017 लग जाता है और गुड्स के केस में एडवांस पे तो टीओएस आएगा ही नहीं। इसलिए वो एक्सेस अमाउंट जो मिला वो आपको 1000 तक मिले या 1000 से ज्यादा मिले, गुड्स के केस में कोई अफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि गुड्स के केस में टीओएस ऑलवेज ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इसलिए अगर आपको एक्सेस पैसा आ जाता है, चल लेट्स टेक एग्जांपल, आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा आ गया, गुड्स के केस में इसका टीओएस तभी बनेगा जब इसका इनवॉइस बनेगा, यानी नेक्स्ट इनवॉइस दोगे तभी टीओएस आएगा, एडवांस बेसिस पे नहीं आया। और चलो आपको एक्सेस अमाउंट 3000 रुपए आया, तो 3000 रुपए भी अगर आपको एक्सेस अमाउंट आया होगा तभी ये सिचुएशन में उसका टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पे ही आएगा जब आप वो नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करोगे। तो गुड्स के केस में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऑलवेज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। लेकिन हाँ, सर्विस के केस में फर्क पड़ेगा। ये प्रोविजो मेनली इंपॉर्टेंट है सर्विस में, क्योंकि सर्विस में एडवांस पे टैक्स आता है। आई रिपीट, सर्विस के केस में एडवांस पे टैक्स आता है। तो ऐसे सिचुएशन में, हाँ बेटा, मैंने पहले सेशन में तो कहा है कि अगर आपका नवंबर 21 अटेम्प्ट होगा तो भी देखो। ओके, ये बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, जहां जहां चेंज है वहां वहां मैं बता दूंगा कि क्या चेंज है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जहां तक है हाँ, आपका एक्सेस अमाउंट, सुनिए, सर्विस के केस में अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट 1000 तक मिल रहा है तो वो 1000 जो आपको एडवांस में मिल गया उसका टीओएस एडवांस पे ना क्रिएट करते हुए इनवॉइस पे क्रिएट करोगे जब वो नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो 1000 तक अलाउड है, लेकिन आपको 1000 से ज्यादा पैसा मिल गया एक्सेस में, सामने वाले रिसिपिएंट ने 1000 से ज्यादा दे दिया, तो वो सिचुएशन में उसका टीओएस एडवांस पे ही क्रिएट करोगे, ना
कि जब वो नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट करोगे तब नहीं, 1000 से ज्यादा मिला तो फिर आप एडवांस पे ही टीओएस क्रिएट करोगे। तो ये पॉइंट याद रखना, एक्सेस अमाउंट डिस्प्यूट। अगर थोड़ा बहुत मेरे डिस्कशन में कंफ्यूजन हो रहा है तो बुक पढ़ लीजिएगा, मैंने अच्छे एग्जांपल्स लिए हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, वाउचर्स। ये कॉमन प्रोविजन है गुड्स और सर्विसेज की, जैसे वाउचर्स है। अब वाउचर की जहां तक है, मैं डिस्काउंट वाउचर की बात नहीं कर रहा हूं, ख्याल रहे। ओके, मैं डिस्काउंट वाउचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ऐसे वाउचर जिसमें गुड्स सप्लाई किया जाएगा या सर्विसेज सप्लाई की जाएगी। भाई मैं आपको यहाँ पे एक फ्री वाउचर दे रहा हूँ कि जिसमें आप मेरे शॉप में कोई भी गुड्स खरीद सकते हैं, शर्ट खरीद सकते हैं आप, ओके, या पिज्ज़ा ले सकते हैं या जो भी है। तो ऐसे वाउचर्स जिसमें गुड्स और सर्विसेज देने का वादा किया है। तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई यहाँ पे वाउचर इशू कर रहा है जिसके अंडर गुड्स जाएंगे या सर्विसेज जाएंगे, ओके, तो वो वाउचर पे जीएसटी आता है। क्यों जीएसटी आता है? ओके, वो वाउचर पे जीएसटी आएगा। क्यों जीएसटी आएगा बेटा? क्योंकि यहां पे आपने गुड्स देने का एग्री किया है। तो सप्लाई यानी मेड और अग्रीड टू बी मेड, तो आपने गुड्स देने का एग्री किया है या सर्विस देने का एग्री किया है, इसलिए उस वाउचर पे जीएसटी आएगा। इज इट क्लियर? तो अब लॉ क्या कहता है? ओके, तो वाउचर के बारे में मैंने बहुत क्लियरली बता दिया। लॉ ये कहता है अगर आप वाउचर दे रहे हो, अब ये ओके शॉपर स्टॉप का वाउचर है, ठीक है, और वो वाउचर इशू कर रहा है, आप कर रहे हो या फिर मैंने शॉपर स्टॉप से लेके किसी को दे दिया। इन शॉर्ट शॉपर स्टॉप जो है वाउचर इशू कर रहा है। अब वो वाउचर ऐसा है कि आइडेंटिफाइबल है, यानी उस वाउचर में स्पेसिफिक कौन सा गुड्स जाने वाला है ये आइडेंटिफाइबल है। समझ लो, मैंने वाउचर दिया और उसमें क्लियर कहा कि आपको शर्ट मिलेगा, आप हमारे शॉप से कोई भी शर्ट ले सकते हो, पर गुड्स बहुत क्लियर है, शर्ट। फिर वो शर्ट कौन से कलर का होगा, कैसा होगा, वो बात वो फिर उस शर्ट की वेराइटीज है, पर गुड्स क्लियरली आइडेंटिफाइबल है कि शर्ट ही मिलेगा। तो अगर उस वाउचर के अगेंस्ट में आपको ऐसा कोई गुड्स है जो क्लियर आइडेंटिफाइबल है या ऐसी कोई सर्विस है, ओके भाई आप इस बार आए, आप पहली बार आए, तो पहली बार आए तो मैंने जो है जैसे कोई सलून में गए, तो सलून में आप पहली बार गए और 5000 का बिल बना लिया, तो उन्होंने एक वाउचर दिया और नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्लियर किया कि भाई आपको यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आओगे तो ये वाउचर रखो जिसमें हम आपको यहाँ पे हेयर कट या फिर ओके यहाँ पे शेव ट्रिमिंग वगैरह जो है तो ये हम आपको सर्विस देंगे। सर्विस क्लियरली आइडेंटिफाइबल है कि क्या मिलेगी। तो अगर आपको गुड्स या सर्विस क्लियरली आइडेंटिफाइबल है तो फिर आपका टीओएस कब आएगा बेटा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। जिस दिन वो वाउचर दे रहे हैं, सुनिए, जिस दिन वो वाउचर दे रहे हैं उसी दिन मेरा लायबिलिटी आएगी। फिर वो कस्टमर वाउचर को रिडीम करे या ना करे, सुनो, कस्टमर वाउचर को रिडीम करे या ना करे, जिस दिन मैंने यहां पे वाउचर दिया उसी दिन मेरा टीओएस आ जाएगा। इज इट क्लियर? अगर वो आइडेंटिफाइबल है। अदर केस, अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, ध्यान सुनना, अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। अगर मैंने कहा कि भाई ये रहा वाउचर और आप मेरे शॉप से कुछ भी खरीद सकते हो, मेरे शॉप से आप कुछ भी खरीद सकते हो और वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में या कोई भी सर्विस ले सकते हो, ओके, 300 रुपए तक, 500 रुपए तक आप कोई भी सर्विस ले सकते हो। तो फिर मैं जब इश्यू करूंगा उस दिन मेरा टीओएस नहीं आएगा, ओके, जिस दिन वो रिडीम करने आएगा उस दिन मेरा टीओएस आएगा। फिर से एक बार कह देता हूं कि यहाँ पे पहले केस में आपको जीएसटी लायबिलिटी आ जाती है, सामने वाला बंदा रिडीम करने आए या ना आए। दूसरे केस में आपकी लायबिलिटी उसी दिन आएगी जिस दिन वो रिडीम करने आएगा। ओके, ये तो था रिगार्डिंग टू वाउचर। अब रेसिडुअल केस। अब रेसिडुअल केस मतलब क्या? अगर कोई केस ऐसी सामने आती है जिसमें आपका टीओएस, ओके, अब वो कोई भी सेक्शन से फिक्स नहीं हो पाया, ना फॉरवर्ड चार्ज में फिक्स हो पाया, ना रिवर्स चार्ज में फिक्स हो पाया, ना कैसे फिक्स हो पाया, तो ऐसे केस में वो रेसिडुअल केस में टीओएस कैसे फिक्स होगा? ए पीरियोडिक रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, यानी वो बंदे को अगर रिटर्न देने की लायबिलिटी बनती है तो डेट व्हेन रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। और अदर केस, अगर वो बंदे की रिटर्न देने की लायबिलिटी नहीं बनती है तो डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, यानी जिस दिन वो टैक्स पेमेंट देने जाएगा उस दिन उसका टीओएस आ जाएगा। ओके, ये रेसिडुअल केस है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्रॉनिकल टैक्स इवेडर है, सुनना ध्यान से, एक क्रॉनिकल टैक्स इवेडर है, ओके, अब वो गुड्स का सप्लाई कर रहा है या सर्विस का सप्लाई कर रहा है, कोई बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है,
देखो क्यों, क्योंकि अगर आपको यहाँ टीओएस फिक्स करना है तो आइदर आपके सप्लायर ने इनवॉइस देना चाहिए, या डेट ऑफ रिमोल बताना चाहिए, या डेट ऑफ पेमेंट बताना चाहिए। यार ये केस में होगा तो उसने ना इनवॉइस मेंटेन किए, ना रिमोल के कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, ना कोई पेमेंट के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, ना डेट ऑफ कंप्लीशन के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, कुछ भी नहीं किया जो रिक्वायर्ड था, कुछ भी मेंटेन नहीं किया, ना कोई बुक एंट्री है, कुछ भी नहीं, क्रॉनिकल टैक्स इवाइडर है। और बाद में जब उसकी स्क्रूटिनी हुई तो पकड़े गया, और पकड़े में जब पकड़े गया तो सब पता चला कि यार इसने ऐसा किया है वैसा किया है। तो अगर वो रिटर्न की लाइबिलिटी में आता है, यानी वो बंदे ने जीएसटी में रिटर्न फाइल करना चाहिए, तो जिस दिन उसने रिटर्न फाइल कर देना चाहिए था, डेट व्हेन रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल, यानी डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट उसका देखेगा भाई देख तेरी डायरी मिली है और तेरी डायरी में ये अप्रैल का तूने सप्लाई किया हुआ, एक डायरी उसने मेंटेन करके रखी थी, एक कागज मेंटेन करके रखा था कि अप्रैल में इसको दिया, देख अप्रैल में तूने इसको दिया, मई में इसको दिया। तो अगर तेरा रिटर्न यहाँ पे, अब टीओएस कैसे फिक्स होगा कि भाई तू रिटर्न की लायबिलिटी में आता है तो अप्रैल की ड्यू डेट 20 में आएगी या मई की ड्यू डेट जून में आएगी, तो जो तेरी रिटर्न की डेट है उस दिन तेरा टीओएस आएगा। और तू रिटर्न की जिम्मेदारी में नहीं आता है तो डेट ऑफ, ओके यहाँ डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, अब समझ लो यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, मेरा कोई एक एम्प्लॉय है, उसने इधर उधर उधर से एडजस्ट करके पैसा कमाया पर बताया नहीं क्योंकि फ्रॉड से पैसा कमाया। अब एम्प्लॉय रिटर्न की लाइबिलिटी में नहीं आता है, तो अब फ्रॉड से पैसा कमाया जो जीएसटी की लाइबिलिटी में भी आता है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जिस दिन उससे पैसा मांगेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि जा अभी पे करके आ, तूने फ्रॉड किया है, तेरा फ्रॉड पकड़े गया, तो जिस दिन वो पे करेगा उस दिन ही उसका टीओएस मान लिया जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है, ओके लास्ट वाला क्या है बेटा, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। देखो फिर से कह देता हूं, आपको दो टाइप के इंटरेस्ट आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट होगा तो वो तो एग्जाम सर्विस है। हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी की, फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। ठीक है, तो अगर आप एक सप्लायर ने रिसिपिएंट को सप्लाई किया, ओके सप्लाई कर दिए, सप्लाई हो सकता है गुड्स का है, सप्लाई जो हो सकता है गुड्स का है, सप्लाई हो सकता है सर्विस का है, बिल बन गया, बिल बना वैल्यू 1,00,000 रुपीज, ओके बिल बना वैल्यू 1,00,000 रुपीज, और उसके ऊपर जीएसटी एट द रेट 12%, ओके 12,000, और कहा गया क्रेडिट सप्लाई किया और कहा गया कि आपको जो है यहाँ पे यस 30 दिन के अंदर आपको पे कर देना है, और ये बंदे ने 30 दिन के अंदर पे नहीं किया क्योंकि उसको ये कंसिडरेशन पे करना था और नॉट पेड विद इन टाइम, ओके नॉट पेड विद इन टाइम, यानी रिसिपिएंट ने ओके उसको टैक्स नहीं दिया, तो सप्लायर ने कहा भाई मैं तुझे विद इन टाइम, तो सप्लायर ने कहा मैं तुझे इंटरेस्ट लगाऊंगा। ओके तो ये जो इंटरेस्ट सप्लायर लगा रहा है, इंटरेस्ट लगा रहा है क्योंकि तूने विद इन 1 मंथ पे नहीं किया, इंटरेस्ट लगा रहा है, तो ये इंटरेस्ट सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू में ऐड होता है। सुनिए, ये इंटरेस्ट सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू में ऐड होता है, तो आपको ये इंटरेस्ट जो है ऐड कर देना है वैल्यू में। तो अब ये इंटरेस्ट का टीओएस कब आएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल ओके एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट है, मैंने इनवॉइस तो अप्रैल में दिया था, इनवॉइस जो मेन इनवॉइस है वो मैंने अप्रैल में दिया था, लेकिन मैंने उसको इंटरेस्ट लगाया, और इंटरेस्ट जो लगाया ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट मैंने अप्रैल में जून में उसको इंटरेस्ट लगाया, तो ये इंटरेस्ट पे जीएसटी कब देना पड़ेगा, तो जो मंथ में इंटरेस्ट रिसीव होगा या जो मंथ में लेट फी रिसीव होगी या पेनल्टी रिसीव होगा फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो जो मंथ में रिसीव होगा बेटा उस मंथ में इसका टीओएस आएगा, मतलब इसका टीओएस ओके यहाँ पे जून मंथ में आएगा, ओके और इस इंटरेस्ट को आपको जून मंथ में पे करना पड़ेगा। आगे वैल्यूएशन में मैं बताऊंगा, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी जनरली आप इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लोगे क्योंकि सामने वाला जीएसटी तो अलग से नहीं देगा, इसलिए जनरली आप इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इसको कंसीडर करोगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी, और नीचे मैंने लिखा है कि डेट ऑफ पेमेंट का आपको किस तरह से लेना है, यहां तक तो हमने डिस्कशन किया। चलो यहां पे हमारा ओके रिवीजन कंप्लीट हुआ रिगार्डिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब आपके कोई डाउट और क्वेश्चन हो गए तो मैं देख लेता हूं। ठीक है, इन केस ऑफ गुड्स डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स प्लस 30 डेज, नहीं 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 नहीं,
भाई अबे, गुड्स के केस में डेट ऑफ रिमूवल ये उसके पहले ही 30 डेज गुड्स के केस में नहीं मिलते हैं। डेट ऑफ रिमूवल तक इनवॉइस चले जाना चाहिए। सर्विस के केस में 30 डेज मिलते हैं। भाई आपने पढ़ा ही नहीं। एग्जाम से रिलेटेड बेटा जहाँ तक है, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि इंस्टीट्यूट अभी फिक्स है। एग्ज़ाम तो होगी, अभी तो यही है। आगे सिचुएशन अगर और ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हुई या गवर्नमेंट से प्रेशर आया तो ही वो पोस्टपोन या कैंसिल होगी। अदरवाइज अभी तो सोच के चलो एग्ज़ाम होगी और आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो। चलो बेटा, यहाँ पे ये हमने देखा टाइम ऑफ सप्लाई। चलो ये देखिए, सेक्शन 15, इस पे आ जाओ, वैल्यूएशन। ठीक है, सेक्शन 15 वैल्यूएशन यहाँ पे। हाँ, और एक बात बता दो, बहुत बारिश हो रही है अभी यहाँ पे। अगर इन बिटवीन पावर गया तो बेटा मैं रिकनेक्ट हो जाऊंगा या फिर हम ये सेशन आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर बारिश आई और यहाँ पे रुक गया तो चलिए वैल्यूएशन हम यहाँ देखेंगे। यस, तो वैल्यूएशन में 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन 15(1), दूसरा सेक्शन 15(2) और तीसरा सेक्शन 15(3). ठीक है, तो पहला जो है सेक्शन 15(1), जब भी आप कोई गुड्स और सर्विस का वैल्यूएशन करोगे, ध्यान सुनना, जब भी कोई गुड्स और सर्विस का वैल्यूएशन करोगे तो लॉ ये कहता है वैल्यू शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई। मतलब जो एक्चुअल प्राइस आपने इनवॉइस में लगाई वो आपके सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी, एक्चुअल प्राइस। ठीक है, समझ लो एक स्टूडेंट को मैं की फीस चार्ज कर रहा हूँ 5,000, दूसरे स्टूडेंट को 6,000, तीसरे स्टूडेंट को 7,000। तो पर ट्रांजेक्शन मेरी जो एक्चुअल प्राइस होगी, जैसे पहले स्टूडेंट का 5,000 तो मेरी जीएसटी 5,000 पे आएगी, दूसरे स्टूडेंट 7,000 तो 7,000 पे आएगी, तीसरा स्टूडेंट को मैंने 8,000 चार्ज किया तो जीएसटी 8,000 पे आएगी। तो एक्चुअल प्राइस पे मेरा वैल्यूएशन होगा। ओके, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये बेटा कि दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी। ख्याल रहे, एक्चुअल प्राइस में जीएसटी दूंगा पर जिसको मैंने गुड्स बेचा या सर्विस सप्लाई की वो रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए। और प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, मतलब मुझे ये जो पैसा मिल रहा है, जो मेरे प्राइस का 5,000 हो, 6,000 हो, 8,000 हो, इसके अलावा दूसरा काइंड में मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए। इट इज अ सोल कंसिडरेशन, बस इसके अलावा कसम खाता हूं कि मुझे और कुछ नहीं मिला। तो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट आपको 2 सवाल पूछेगी। ओके, गवर्नमेंट कहेगी क्या तुम, ओके यानी सप्लायर और रिसिपिएंट जो है क्या रिलेटेड है? आपने कहा नहीं सर बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। अच्छा, जो आपको पैसा मिला है, प्राइस मिली है, क्या ये सोल कंसिडरेशन? आप कहोगे यस सर यही प्राइस है, सोल कंसिडरेशन, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिला। तो ऐसे केस में अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो आपकी वैल्यू जो ली जाएगी वो वैल्यू आपका जो है एक्चुअल प्राइस यानी ट्रांजेक्शन वैल्यू पर आपका जीएसटी निकाला जाएगा। ठीक है, ये तो था सेक्शन 15(1). अब देख बेटा दूसरा है 15(2). 15(2) क्या कहता है? 15(2) ये कहता है कि इंक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, 5 एटम आपके वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी जो है 5 एटम्स ऐड कर दिए जाएंगे। पहला बेटा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आपने अगर मेरे साथ चार्ट बनाया होगा तो आपको डेफिनेटली याद आएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो वो क्या कहते हैं? ऑल टैक्सेस लेविड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम इन फोर्स अदर देन जीएसटी एक्ट इफ चार्ज सेपरेटली। तो मतलब क्या, समझ लो आपको याद होगा तो सप्लायर जो है, सप्लायर टोबैको प्रोडक्ट बनाता है और टोबैको प्रोडक्ट और रिसिपिएंट को बेच रहा है। वैल्यू जो है, वैल्यू 1 लाख रुपए है।
वैल्यू 1,00,000 रुपए। अब टोबैको पे एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गया, समझ लो 10,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगा, तो टोटल हुआ 1,10,000 रुपये। ओके, अब उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है, क्योंकि टोबैको प्रोडक्ट ऐसा है कि उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। जब आप जीएसटी लगा रहे हो, समझ लो जीएसटी 12% आप लगा रहे हो, तो जीएसटी जो 12% आप लगा रहे हो, ये जीएसटी 12% बेसिक वैल्यू पे लगेगा या टैक्सेस ऐड करके लगेगा? तो बेटा ये टैक्सेस ऐड करके लगेगा, मतलब 1,10,000 का 12% निकाला जाएगा। अब 1,10,000 का 1,10,000 का इंटू 12%, यानी यहाँ पे 13,200 लिया जाएगा। मतलब फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी जो है, इसमें एक्साइज आप ऐड करोगे या कोई भी टैक्सेस लगते हैं। जैसा मेरा रेंट एग्रीमेंट है, तो मैं मेरे टेनेंट से 1,00,000 का रेंट कलेक्ट कर रहा हूँ, प्लस म्यूनसिपल टैक्सेस लग रहे हैं, तो वो भी मैं अपने टेनेंट से कलेक्ट कर रहा हूँ 10,000 रुपये, तो वो म्यूनसिपल टैक्सेस जो 10,000 रुपये में कलेक्ट कर रहा हूँ वो भी ऐड होगा। समझ लो लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स मैं ले रहा हूँ, जैसे मूवी टिकट है, और मूवी टिकट पे 100 रुपये की टिकट है, 100 रुपये की टिकट है, और लोकल बॉडी का 10 रुपये का एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है, तो वो जो 10 रुपये का एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है वो 110 रुपये हो गया, और 110 रुपये पे जीएसटी लगाया जाएगा। इन शॉर्ट आपको जो है यहाँ पे टैक्सेस ऐड कर दिए जाएंगे, और वो टैक्सेस 15(2)A में ऐड कर दिए जाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त केयरफुली देखना कि अगर आपके वैल्यू में आपके प्रॉब्लम में एक्साइज अलग से दिया है, म्यूनसिपल टैक्सेस दिए, एंटरटेनमेंट टैक्सेस दिए, तो आपको ये ऐड करके उसके ऊपर जीएसटी निकालना पड़ेगा। दूसरा, सेकंड, थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट यहाँ पे ये क्या ऐड होता है? देखो, एनी पेमेंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट फॉर विच सप्लायर इज लायबल टू पे। मतलब कोई भी ऐसा पेमेंट जिसके लिए सप्लायर लायबल था, लेकिन उसका पेमेंट रिसिपिएंट ने कर दिया। मतलब एग्जांपल के तौर पे, पहला एग्जांपल, सप्लायर और रिसिपिएंट। ओके, ये सप्लायर की जिम्मेदारी थी कि सप्लायर जो है गुड्स डिलीवर्ड कर दे। हाँ, ये जिम्मेदारी सप्लायर ने लिया था, और सप्लायर ने ये जिम्मेदारी लिया था कि सप्लायर जो है रिसिपिएंट को गुड्स की डिलीवरी देगा। तो यहाँ पे जब गुड्स यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ओके डिलीवरी, यानी यहाँ जो फ्रेट कॉस्ट लगेगी, ओके डिलीवरी देने के लिए फ्रेट कॉस्ट लगेगी, ये फ्रेट कॉस्ट सप्लायर की जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ पे ये फ्रेट कॉस्ट रिसिपिएंट ने पे कर दी, यानी पहली कंडीशन क्लॉज बी में ऐड करने के लिए जिम्मेदारी सप्लायर की होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, जिम्मेदारी सप्लायर की होनी चाहिए, बट वो पैसा रिसिपिएंट ने इनकर्ड कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में अब देखो, फ्रेट अगर रिसिपिएंट पे कर देगा तो मेरी वैल्यू, मैंने कहा देखो भाई, मैं इनवॉइस तो 1,00,000 का बना रहा हूं, लेकिन इसका जो फ्रेट लग रहा है आप पे कर देना। मैं इनवॉइस में नहीं बताता हूं, आप पे कर देना। पर जिम्मेदारी सप्लायर की थी, तो लॉ ये कहता है कि अगर जिम्मेदारी सप्लायर की है और इनकर्ड बाय रिसिपिएंट ने उसका 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो फ्रेट का 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किया, सप्लायर अपने वैल्यू में ऐड करेगा ये 10,000 रुपये, और ये फ्रेट ऐड करके जीएसटी जो है वो 1,10,000 रुपए पे लगाएगा। हाँ, तो ख्याल रहे, हम जीएसटी जो है 1,00,000 पे नहीं लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी सप्लायर की थी, इसलिए हम 1,10,000 पे जीएसटी लेंगे। दूसरा एग्जांपल, ओके समझ लो, यहां पे मुझे एसी इंस्टॉल करना है, तो मैंने कोई शॉप से एसी खरीदा, और वो शॉप वाले ने कहा कि सर इंस्टॉलेशन करने की जिम्मेदारी हमारी। मैंने कहा क्या क्या अच्छी बात है यार, तुम हमें एसी इंस्टॉल करके भी दे रहे हो। लेकिन उस दिन उसका इलेक्ट्रिशियन आया नहीं, और मुझे एसी इंस्टॉल करना अर्जेंट था। तो फिर यहाँ पे ओके वो शॉपकीपर ने कहा सर मेरी जिम्मेदारी है इंस्टॉल करने की, पर आज नहीं कर पाओगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो आज ही इंस्टॉल करके चाहिए। तो ऐसे केस में फिर ऐसा हुआ कि ठीक है, इलेक्ट्रिशियन रिसिपिएंट मैं लेके आता हूँ। शॉपकीपर ने कहा सर अगर आप इलेक्ट्रिशियन आप लेके आते हो तो मैं उसका 2,000 रुपये कम कर देता हूँ। तो जो एसी 24,000 का था, ओके 24,000 का था समझ लो, तो उसने 2,000 कम कर दिए और 22,000 का इनवॉइस बनाया, और मैंने खुद का इलेक्ट्रिशियन लाके उसको इंस्टॉल कर लिया। अब ये सिचुएशन में ध्यान से सुनना कि जिम्मेदारी सप्लायर की थी, तो बाय लॉ अगर जीएसटी लॉ आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो सेक्शन 15(2)B के हिसाब से ये जो 2,000 इनकर्ड बाय रिसिपिएंट, ये भी इनवॉइस में ऐड होना चाहिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। यानी वो शॉपकीपर जो है या 22,000 प्लस 2,000 यानी 24,000 पे जीएसटी देगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ओके थर्ड पार्टी पेमेंट का मतलब कि यहां पे जो थर्ड पार्टी को पैसा देना है जिसकी जिम्मेदारी सप्लायर की थी पर इनकर्ड बाय रिसिपिएंट, तो वो ऐड होगा। अब एक पॉइंट और कह देता हूं, अगर यहां पे सप्लायर की जिम्मेदारी नहीं है,
सप्लायर की जिम्मेदारी नहीं है, वो रिसिपिएंट ने खुद के बिहाफ पे इनकर्ड किया हुआ है, इट्स नॉट अ लायबिलिटी ऑफ सप्लाई। तो ऐसे सिचुएशन में वो नहीं ऐड होगा। तो आपको प्रॉब्लम देख के प्रॉपर डिसाइड करना पड़ेगा या प्रॉब्लम में दिया होगा कि इट्स अ लायबिलिटी ऑफ सप्लायर, तो ही ऐड करना। अगर वो लायबिलिटी ऑफ सप्लायर नहीं है तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यानी 15(2)(c). 15(2)(c) क्या कहता है? 15(2)(c) कहता है कि कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अगर आपको यहां लगते हैं, सुनो, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपको यहां लगते हैं, तो एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय द सप्लायर एंड द अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई बिफोर डिलीवरी। मतलब क्या, अब बहुत सी बार एक पॉलिसी होती है कि जैसा भाई मैं आपको गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, हाँ, तो अब समझ लो मैं गुड्स आपको सप्लाई कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लो सप्लायर और यहाँ पे रिसिपिएंट, सप्लायर और रिसिपिएंट। सप्लायर ने गुड्स की वैल्यू बताई है, सर्विस की वैल्यू बताई 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। उसके बाद में उसका पैकिंग चार्जेस 2000 रुपीज, कमीशन एक्स्ट्रा लिया 1000 रुपए। उसके बाद में बिल में यहाँ पे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन लिया और वो लिया 5000 रुपए। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जो भी एक्स्ट्रा लगाया इंसिडेंटल, फिर वो पैकिंग का हो, कमीशन का हो या एनीथिंग डन बिफोर सप्लाई, तो जो भी एक्स्ट्रा लगाया हो वो एक्स्ट्रा आपके वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। सुनो ध्यान से, वो एक्स्ट्रा आपके वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे 2000 है, 1000 है या 5000 है, ये वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। आपकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे 1,08,000 आपकी वैल्यू मानी जाएगी और 1,08,000 पे जीएसटी आएगा। तो जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, पैकिंग के है, कमीशन के है या बाकी कोई भी सप्लाई के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, तो वो आपकी वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको किसी भी नाम का इंसिडेंटल एक्सपेंस आ सकता है, टेस्टिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस या फिर सर्विस के साथ कोई एक्स्ट्रा लॉजिंग चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस। अगर ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उन्होंने दिए तो आपने चुपचाप उसको वैल्यू में ऐड कर देना है। इज इट क्लियर? उसके बाद में यहां पे नेक्स्ट बेटा क्लॉज डी। क्लॉज डी क्या कहता है? इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी। ओके, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। जैसा अभी अभी हमारी बात हुई, और बात ये हुई कि अगर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है तो उसका जो इंटरेस्ट लगेगा या लेट फी लगेगी, समझ लो मोबाइल का बिल है, आपने इतने दिन तक पेमेंट नहीं किया तो लेट फी या पेनल्टी लगेगी। ये भी वैल्यू में ऐड होता है, यानी ये वैल्यू का पार्ट ही माना जाता है। ध्यान सुनना, ये भी वैल्यू का पार्ट ही माना जाता है, लेकिन इसके ऊपर टीओएस यानी टैक्स देने की जिम्मेदारी उस मंथ में आएगी। ध्यान सुनना, इसके ऊपर टैक्स देने की जिम्मेदारी उस मंथ में आएगी जिस दिन आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, जो मंथ में इंटरेस्ट रिसीव होगा, लेट फी रिसीव होगी या पेनल्टी रिसीव होगी। फॉर एग्जांपल, फिर से वो एग्जांपल जो मैंने पहले लिया था वो यहां लेना चाहूंगा। सप्लायर और रिसिपिएंट, सप्लायर ने इसको अप्रैल में गुड सप्लाई किया। ओके, गुड सप्लाई किया अप्रैल में, वैल्यू थी 1 लाख रुपए। ओके, और उसके ऊपर जीएसटी लगाया 12% के हिसाब से 12,000 रुपए, ठीक है, यहां पे लगा दिया। पर इंटरेस्ट का क्लॉज रखा था कि अगर रिसिपिएंट ने पे नहीं किया तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट आया बेटा अप्रैल में, जून में ले लो, जून में इंटरेस्ट चार्ज किया और इंटरेस्ट मिला यहां पे 2,000 रुपए, क्योंकि उसने डिले किया पेमेंट में तो 2,000 रुपए इंटरेस्ट किया। तो सबसे पहले तो जीएसटी कौन से मंथ में देना पड़ेगा? इंटरेस्ट का जून में देना पड़ेगा। इवन तो ये वैल्यू का पार्ट है पर इसका इंटरेस्ट का जीएसटी हमें जून में देना पड़ेगा। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त 2,000 रुपए वैल्यू में ऐड कर देना, यानी 1 लाख में 2,000 ऐड कर देना, ठीक है, और ये ऐड करके जीएसटी निकालना। लेकिन ख्याल रहे, ओके, नीचे एक नोट दे देना, सेफर साइड एक नोट दे देना कि इंटरेस्ट का टीओएस उस मंथ में आएगा जिस दिन ये एक्चुअल रिसीव होगा एज पर सेक्शन 12(6) या फिर 13(6) के हिसाब से। अब देखो, और इसमें एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, अगर आपको रेगुलर क्लास याद होगा तो मैंने एक पॉइंट आपको एक ये भी बताया था कि अगर ये इंटरेस्ट 2,000 रुपए, ध्यान सुनना, ये इंटरेस्ट जो है 2,000 रुपए है, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी डिफॉल्ट मान लेना। मतलब अगर कुछ नहीं दिया होगा प्रॉब्लम में तो ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट देता है तो जीएसटी अलग से नहीं देता है। मतलब क्या, अगर आपका रेट 12% है जीएसटी का तो 2,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 112 ये उसका जीएसटी हो गया, डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12 ये उसका जीएसटी हो गया। मतलब 215 राउंड अप करके जीएसटी हो गया। या फिर उसकी वैल्यू कितनी, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी, तो इंटरेस्ट की वैल्यू जो है 2000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112, मतलब यहाँ पे 2000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू
100, यानी उसकी वैल्यू अगर हम ले तो 1785 उसकी वैल्यू मानी जाएगी। यानी अगर आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो, टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो, तो ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू आपकी 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए, और इंटरेस्ट जो मिला तो बेटा ये इंटरेस्ट की वैल्यू आपको 1785 लेनी पड़ेगी, तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख, ओके, 1785 ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू आएगी। तो आप इंटरेस्ट ऐड करते वक्त उसमें से जीएसटी निकाल लेना और बाकी इंटरेस्ट आपको ऐड करना है। हाँ, अब इसमें एक केस स्टडी है कि अगर सप्लायर ने इंटरेस्ट वेव कर दिया, मतलब यहाँ पे ये जो सप्लायर है और ये सप्लायर ने इंटरेस्ट वेव कर दिया, मतलब सप्लायर ने कहा कि चलो भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, छोड़ दो, ओके मैंने आपको माफ कर दिया। देखो इंटरेस्ट मिला होगा तो ही टीओएस आएगा, क्योंकि टीओएस क्या कहता है, टीओएस ये कहता है कि जो मंथ में रिसीव होगा उसी मंथ में देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट मिला ही नहीं, वे ऑफ ही कर दिया, तो फिर उसका जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो चलिए, ये हमने देखा इंटरेस्ट के बारे में, सेक्शन 15(2)(d), ठीक है। यहां पे डी क्लॉज इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी, 15(2)(d) देखा। अब लास्ट ई क्लॉज सब्सिडी। अब ये सब्सिडी के बारे में ये क्या कहते हैं देखो, यस, ठीक है। अब सब्सिडी के बारे में ये क्या कहते हैं देखो, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस बाय अ पर्सन अदर देन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ओके, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस बाय अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। अब देखो लॉ क्या कहता है, थोड़ा मैं इसको भी ले लेना चाहूंगा। सब्सिडी, समझ लो आपकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। सब्सिडी के दो सिचुएशन आपको प्रॉब्लम में दी गई होगी। ओके, सब्सिडी और प्रॉब्लम में दिया है प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस एडजस्टेड विथ सब्सिडी। एडजस्टेड विथ सब्सिडी मतलब जब प्राइस निकली है, एडजस्टेड विथ सब्सिडी मतलब क्या, मतलब उसमें सब्सिडी डिडक्ट करके प्राइस आई है। एडजस्टेड मतलब सब्सिडी को कम कर दिया और बाकी प्राइस है। एडजस्ट विथ सब्सिडी आपकी प्राइस है 90,000 रुपए, इसमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली आपको 5,000 रुपए, जो पहले ही डिडक्ट कर दी। 90,000 आपकी नेट प्राइस है आफ्टर डिडक्टिंग सब्सिडी। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली 5,000 रुपए, और आपको यहां पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सब्सिडी मिली और वो मिली 5,000 रुपए, जो लिंक टू द प्राइस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक टू द प्राइस है, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है देखो, आपकी अगर प्रॉब्लम में यहां पे प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी दी है, सब्सिडी को एडजस्ट करके दी है, तो 90,000, ध्यान से सुननेगा, ये 90,000 और गवर्नमेंट की सब्सिडी हम ऐड नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जो सब्सिडी मिली वो हम ऐड करेंगे, जो लिंक टू द प्राइस दिया हुआ है। मतलब आपकी टैक्सेबल वैल्यू 95,000 मानी जाएगी, जिसके ऊपर आपको जीएसटी निकालना पड़ेगा। ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू, और ये टैक्सेबल वैल्यू 95,000 मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर प्रॉब्लम में आपको वैल्यू दिया है, यहां पे एग्जांपल लेना, वैल्यू दिया है 1 लाख रुपए, जो लिस्ट प्राइस है, 1 लाख रुपए लिस्ट प्राइस है, विदाउट एडजस्टिंग सब्सिडी, विदाउट एडजस्टिंग सब्सिडी, सब्सिडी इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, ये लिस्ट प्राइस है। तो और आपको अलग से कहा गया कि भाई यहां पे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली 5,000, और हाँ, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली 5,000 और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सब्सिडी मिली 5,000 रुपए। अब ध्यान से देखना है, ये प्रॉब्लम में अगर कहा गया कि सब्सिडी एडजस्ट करके प्राइस है, सब्सिडी एक्सक्लूड करके प्राइस है, तो आपको इस तरह से लेना पड़ेगा कि भाई 90,000 जो थी वो सब्सिडी डिडक्ट करके थी, दोनों सब्सिडी डिडक्ट करके, तो गवर्नमेंट तो हम ऐड करते ही नहीं है, हाँ ये प्राइवेट वाली ऐड कर देंगे 5,000 रुपए, जो लिंक टू द प्राइस है।
ओके, लिंक टू द प्राइस है, वो ऐड कर दो। लेकिन सेकंड के केस में ध्यान से सुनना, सेकंड केस में बेटा यहां पे आपकी वैल्यू 1,00,000 रुपए दी है, जिसमें ये कहा है कि इसमें सब्सिडी की कोई एडजस्टमेंट नहीं की हुई है, और आपको गवर्नमेंट से 5,000 की सब्सिडी मिली, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 5,000 की सब्सिडी मिली। तो ऐसे सिचुएशन में जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है, सुनना, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है 5,000 रुपए, हाँ, अब ये जो 1,00,000 रुपए है जिसमें सब्सिडी का इफेक्ट अभी तक नहीं दिया है, मतलब वो 1,00,000 रुपए इंक्लूडिंग सब्सिडी है, ध्यान सुनना, इंक्लूडिंग सब्सिडी है। सब्सिडी का इफेक्ट जो है उसमें नॉट एडजस्टेड विद सब्सिडी, मतलब जो ये टोटल प्राइस है जिसमें सब्सिडी भी इंक्लूडेड है, ये ख्याल रखना। एडजस्टेड विद सब्सिडी का मतलब सब्सिडी डिडक्ट करके प्राइस दे दिया आपको, और विदाउट एडजस्टिंग सब्सिडी मतलब कि भाई ये जो टोटल है उसमें सब्सिडी एलिमेंट भी इंक्लूड है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की टोटल प्राइस है। तो इसमें बेटा ओके 1,00,000 में ये दोनों भी इंक्लूडेड है, सुनना ध्यान से, 1,00,000 में ये दोनों भी इंक्लूडेड है। तो इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाली इंक्लूड होती है तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम डिडक्ट नहीं करेंगे, पर गवर्नमेंट वाली इंक्लूड नहीं होती है, इसलिए यहां पे हम गवर्नमेंट वाली डिडक्ट करेंगे। यानी 1,00,000 रुपए जो टोटल प्राइस थी इंक्लूडिंग सब्सिडी, माइनस हम गवर्नमेंट को कंसीडर नहीं करते तो 5,000 डिडक्ट कर देंगे, यानी आपका यहां आएगा वो 95,000 रुपीज आएगा। तो प्रॉब्लम पड़ते वक्त इस बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ओके, अबाउट एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ सब्सिडी। चलो, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू, कहाँ गया यार, वैल्यूएशन, और ये सब्सिडी का इंपैक्ट हमने यहां पे देखा। ओके, तो प्रॉब्लम आपने केयरफुली पढ़ना है। प्राइवेट का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ना बेटा, क्योंकि प्राइवेट जो है ये क्या है, 1,00,000 में दोनों इंक्लूडेड है। अब दोनों इंक्लूडेड है मतलब 5,000 इंक्लूडेड ही है उसके अंदर। हम क्या करते थे, अगर वो 1,00,000 में से डिडक्ट 1,00,000 में से ये 10,000 डिडक्ट करके 90,000 देता हमें, तो 90,000 देता तो हम 5 ऐड करते। क्यों ऐड करते, क्योंकि वो ऐड होती। लेकिन वो 1,00,000 में अगर 5,000 इंक्लूडेड है तो अच्छी बात है, उसने इंक्लूड करके लाया, तो उसने इंक्लूड करके लाया है 5,000, तो उसका इंपैक्ट हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, उसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड होगी तो गवर्नमेंट को डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट वैल्यू में ऐड नहीं होगा, गवर्नमेंट की सब्सिडी पे जीएसटी नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट का ही इफेक्ट देंगे। 5,000 सिर्फ हम गवर्नमेंट वाला डिडक्ट करेंगे, बाकी प्राइवेट का तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अच्छी बात है, नहीं तो हम इंक्लूड करते थे उसको। ये आई के बाद आपके समझ में? यस, चलो, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू सब्सिडी बेटा यहां पे। नेक्स्ट अब आ जाओ ओके 15(3) पे, डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। ध्यान से देखिएगा, डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का डिडक्शन आपको मिलेगा, पर इसके लिए उन्होंने 2 सिचुएशन बनाई है। डिस्काउंट किसी भी नाम से हो, कैश डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट हो, क्वांटिटी डिस्काउंट हो, डैमेज डिस्काउंट, ईयर एंड डिस्काउंट, व्हाट एवर इज द नेम, डिडक्शन का आपको डिस्काउंट डिडक्ट करके ही जो नेट वैल्यू आएगी उस पर ही जीएसटी लगाना है। पर अब वो पहला पार्ट क्या कहते हैं, देखो, एनी डिस्काउंट, नाम कुछ भी हो, गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट सप्लाई के पहले या सप्लाई करते वक्त तब के तभी इनवॉइस में दे देते हो, ओके, तो डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू प्रोवाइडेड दैट इट इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, इनवॉइस में वो रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी आप आए, चलो मेरा ट्रेड डिस्काउंट है, ये इनवॉइस में 1,000 रुपए का गुड्स माइनस 30% डिस्काउंट, यानी आप 700 का गुड्स आपको दे दिया, इनवॉइस में रिकॉर्ड करके दे दिया। एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर सप्लाई तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, और जो नेट वैल्यू आएगी, ओके ओके, जो नेट वैल्यू आएगी उस पर ही जीएसटी आएगा। लेकिन कभी कभी डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई दिए जाते हैं, जैसे मैंने बिल बनाया 1,00,000 का और जीएसटी भी लगाया 12,000 रुपए, बिल बनाया 1,00,000 का और जीएसटी लगाया मैंने 12,000 रुपए। इज इट क्लियर? लेकिन मैंने कस्टमर को यह ऑप्शन दिया, क्या ऑप्शन दिया बेटा, कि यहां पे अगर तू 1 महीने के अंदर पे कर देगा तो तुझे जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें हम 10% का डिस्काउंट देंगे, पर ये डिस्काउंट मैं अभी नहीं दे रहा हूं, मैं सप्लाई होने के बाद दे रहा हूं। इसको पोस्ट रिमोवल डिस्काउंट कहते हैं, ओके, या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट मैं बाद में दे रहा हूं। तो पहला सवाल,
अगर मैं डिस्काउंट बाद में दे रहा हूं तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? यस, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कुछ शर्तों पे, ये शर्तें आपको लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। क्या शर्तों पे डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने बाद में दिया तो? ओके, पहला ये है कि एग्रीड एट द टाइम और बिफोर सप्लाई। मतलब ये डिस्काउंट जो आप बाद में दे रहे हो ये आपका पहले से अग्रीड चाहिए, यानी जिस दिन पहली बार सप्लाई किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस दिन आपने पहली बार सप्लाई किया उसी वक्त ये अग्रीड चाहिए, ठीक है। अग्रीड होगा तो आपको ये डिस्काउंट दिया जाएगा। दूसरा, ओके, डिडक्शन अलाउड लिंक टू द इनवॉइस एंड आईटीसी रिवर्स बाय द रिसिपिएंट। बताता हूं आईटीसी रिवर्स बाय रिसिपिएंट यानी क्या, पर पहले से अग्रीड चाहिए और यहां पे इनवॉइस से कनेक्टेड ये होना चाहिए और आईटीसी रिवर्स बाय रिसिपिएंट, तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा। दूसरा, अगर ये एग्रीड नहीं होगा, सुनो ध्यान से, अगर ये एग्रीड नहीं होगा तो फिर ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ लो, अब इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। सप्लायर है और रिसिपिएंट है, ठीक है, अप्रैल और मई और जून, ठीक है। अब अप्रैल में इसने सप्लाई किया, वैल्यू है 1 लाख की, वैल्यू है 1 लाख की, एक सप्लाई किया बेटा अप्रैल में, डन। अब सेकंड जो है यहां पे उसने जीएसटी तब लगा दिया था 12,000 रुपए, और अप्रैल की ड्यू डेट जो 20 तारीख है, 20 तारीख को यहां पे सुनिए, 20 तारीख को इसने गवर्नमेंट को पे भी कर दिया 12,000 रुपए। लेकिन क्योंकि ड्यू डेट को तो पे करना है, मंथली बेसिस होगा तो, लेकिन रिसिपिएंट को एक ऑप्शन दिया कि अगर तू मई या जून में भी, मई या जून में 2 महीने में कभी भी हमारा ये पेमेंट कर देगा तो मैं तुझे डिस्काउंट 10% का दूंगा, डिस्काउंट 10% का दूंगा, ठीक है। सप्लायर ने पेमेंट जो किया वो जून में कर दिया, पेमेंट जून में कर दिया। अब अगर पेमेंट उसको जून में कर दिया, पेमेंट डन इन जून, विद इन टाइम कर दिया, तो अब ऐसे सिचुएशन में जो है ओके इसको डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया, तो सप्लायर ने उसको डिस्काउंट की क्रेडिट नोट दे दी। तो एक क्रेडिट नोट कंसेप्ट है जो इनवॉइस चैप्टर में है, क्रेडिट नोट दे दी डिस्काउंट की, और डिस्काउंट की क्रेडिट नोट उसको 10,000 रुपए की दे दी कि भाई ये रही क्रेडिट नोट तेरी 10,000 रुपए की। अब लॉ क्या कहता है, क्रेडिट नोट कौन से मंथ में दिया बेटा? जून मंथ में दिया। तो ये जो क्रेडिट नोट दिया, जितने का ये बंदे ने, सप्लायर ने क्रेडिट नोट दिया होगा, उतना जीएसटी सप्लायर का कम कर दिया जाएगा। यानी अब जीएसटी 1 लाख पे न लगते हुए 90,000 पे लगेगा, क्योंकि 10,000 डिस्काउंट दे दिया गया, उसकी क्रेडिट नोट दे दी गई, तो 90,000 पे लगेगा। पर मैं जीएसटी तो गवर्नमेंट को दे चुका हूं, सुनो, जीएसटी तो गवर्नमेंट को दे चुका हूं, तो फिर ये डिस्काउंट के जो जीएसटी है इसका मुझे बेनिफिट कैसे मिला? क्योंकि 10,000 की क्रेडिट नोट है, यानी उसके ऊपर जीएसटी अगर मैं निकालूं तो 1,200 रुपए का जीएसटी बनता है उसका, तो ये 1,200 रुपए का बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो अब यहां पे वो कहते हैं कि रिमूव होने के बाद डिस्काउंट दिया गया तो ये उसका क्रेडिट नोट इश्यू कर देगा इन द मंथ ऑफ जून, और ये क्रेडिट नोट इश्यू होने के बाद ये जो 1,200 रुपए इसके टैक्स से कम कर दिए जाएंगे। अब इसके टैक्स से कैसे कम हो गए, टैक्स से? क्योंकि अप्रैल का तो टैक्स भर दिया उसने 12,000 रुपए, तो कौन से मंथ में क्रेडिट नोट दी थी बेटा? जून मंथ में। तो जून की जितनी भी कोई लाइबिलिटी रहेगी, कोई अदर लाइबिलिटी रहेगी जीएसटीसी, उसमें से लेस कर दिया जाएगा 1,200 रुपए, यानी उसका इफेक्ट जो है वो जून में दिया जाएगा। क्योंकि हम जीएसटी में पीछे जाकर हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, सुनना, जीएसटी में हम पीछे जाकर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ओके वो जो हमें डिस्काउंट का बेनिफिट देना है वो हम यहां पे जून में देंगे। आपको अगर इतना डिटेल में पूछा तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा कि रिमूवल के बाद डिस्काउंट का डिडक्शन अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है। सबसे पहले तो वो अग्रीड होना चाहिए, सुनो, सबसे पहले तो वो अग्रीड होना चाहिए, दूसरा वो लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए, और तीसरा एक कंडीशन बताता हूं। अब देखो अप्रैल में गुड्स भेजा गया तो रिसिपिएंट को गुड्स अप्रैल में रिसीव हो गया, तो हो सकता है कि इसने आईटीसी पूरा आईटीसी यहां पे 12,000 का ले लिया हो, या आईटीसी रिसिपिएंट ने 12,000 का ले लिया हो। अब देखो क्या हुआ, अब 12,000 का तो आईटीसी ये खा गया, ले लिया उसने, और हो सकता है आईटीसी यूज भी कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन में सप्लायर को ये 1,200 रुपए की एडजस्टमेंट तभी करके मिलेगी अगर रिसिपिएंट ने
जून महीने में 1200 रुपए का आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। यानी तुम्हारा रिसिपिएंट 1200 रुपए का आईटीसी क्रेडिट नोट आने के बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से वो कम कर देगा। सुनो ध्यान से, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अगर वो कम कर देगा 1200 रुपए का आईटीसी, तो ऐसे सिचुएशन में सप्लायर का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1200 रुपए से कम कर दिया जाएगा उस डिस्काउंट से रिलेटेड। तो उन्होंने एक कंडीशन डाला है कि वो लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए। तो लिंक टू द इनवॉइस तो है, अग्रीड है, और रिसिपिएंट आईटीसी भी रिवर्स कर रहा है, ये सभी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको ये डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा बेटा। ठीक है, डन। तो यहां पे हमारा ओके ये डिस्कशन खत्म हुआ ऑन वैल्यूएशन। ठीक है, तो वैल्यूएशन चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। लेकिन बेटा ये तो चार्ट रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर पढ़ के ये रिवीजन देखो, मजा आएगा आपको, सच में बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो डन, यहां रुकते हैं।